हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धांत। आज का चैप्टर नंबर 18 है, जो कि हम लोग लास्ट टाइम स्किप किए थे। 19 कर लिए थे, तो आज हम लोग 18 करेंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर है मॉड्यूल सी का ऑफ पीएफएम। इसके बाद हम लोग कोई एक नया मॉड्यूल लेंगे फॉर द एबीएम, और उसमें हम लोग प्रोसीड करेंगे। जिस तरह से हमारी स्पीड है, हम लोग अच्छे जा रहे हैं। बस ये अच्छा तभी होगा जब आप भी साथ साथ करते जाओगे। आपका भी साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही को एग्ज़ाम देना है। मेरा एग्ज़ाम तो अभी है, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको कितना समझ में आ रहा है वो मेरा एग्ज़ाम है। और आपका एग्ज़ाम तो आने वाला है। वो एग्ज़ाम के लिए आपको हर रोज़ प्रिपरेशन करना होगा। मैंने 90% मोर देन 90% पीपल को देखा है, वो लास्ट में जाके पढ़ते हैं। यही तो उनकी गलती है, इसलिए तो 4 बार 3 बार अटेम्प्ट देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप ये पहले ये गलती की है, तो ये गलती आपको आगे नहीं दोहराना है। आप गलती से भी तो सीखे। आपको हर रोज मेहनत करना है, हर रोज आपको एक चैप्टर करना ही करना है। ये आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। सीआईबी आप मान लीजिए जैसे तैसे निकल भी गया हो, मगर सीआईबी नहीं निकलेगा बिना पढ़े हुए, बिना बुक पढ़े हुए या बिना एफर्ट दिए हुए। सीआईबी निकलना बहुत मुश्किल है। चलिए अब हम लोग चैप्टर्स में आते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, जब भी डेरिवेटिव का नाम आए, आपको बस वही चीज याद रखना है जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था। अगर आप वही एग्जांपल बार बार रिवॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेरिवेटिव होता क्या है, और वो तुरंत क्लिक करेगा एग्जाम में। जैसे हम लोग $1 = 75 रुपीज। आफ्टर 3 मंथ हम लोग को लग रहा है $1 = 80 हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आफ्टर 3 मंथ्स ये $1 80 का हो जाएगा। और हम चूंकि इम्पोर्टर थे, तो हमें 3 महीना बाद वो पेमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, आज ही के रेट पे इसको हम एक एग्रीमेंट कर लेंगे, जो कि ये एग्रीमेंट कहलाएगा फॉरवर्ड। और ये एग्रीमेंट अगर हम लोग स्टॉक एक्सचेंज को मीडिएटर बना के रखेंगे तो वो फ्यूचर कहलाएगा। फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों आउट एंड आउट सेम होते हैं। बस फ्यूचर में एक थर्ड पार्टी आ जाती है, जो वो ठेका ले लेती है कि मैं आपको पेमेंट दिलवाऊंगा, मैं आपको सामान दिलवाऊंगा। ये इसका एक गारंटी दे देती है। तो बस फ्यूचर में वही होता है। तो ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और जिसमें लिखा था कि आफ्टर 3 मंथ्स मैं $1 = 75 पे ही डॉलर खरीदूंगा, तो वो हो गया फॉरवर्ड या फ्यूचर। और ये फॉरवर्ड फ्यूचर करने में कुछ कमीशन देनी पड़ती है, जिसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं या कमीशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। ये एक तरह से डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। डेरिवेटिव क्यों है? क्योंकि हम इसको हेज कर रहा है। हेजिंग मतलब क्या? प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर ये 80 अगर हम लोग को देना पड़े आज से 3 महीने बाद, तो हम तो इसमें नुकसान में रहेंगे ना। तो इस तरह से जब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हेजिंग बोलेंगे। और ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, डूइंग नथिंग बट आ हेजिंग। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का मूल मतलब क्या होता है। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है डेराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। जैसे ये ना डॉलर है और 75 रुपीज है, तो ये किससे डेराइव हो रही है? ये करेंसी से डेराइव हो रही है। तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो किसी अंडरलाइंग एसेट से डेराइव हो, वो होते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का क्या जरूरत है हमारे लाइफ में? एक तो है मैनेज रिस्क, ये हम लोग देख ही लिए कि यहाँ पे रिस्क मैनेज हो रहा है। दूसरा, इट कैटर टू द कॉर्पोरेट कस्टमर्स। जैसे अब कोई कस्टमर्स है हमारी, जो हमारे बैंक में आती है, इंपोर्ट करती है वो, तो वो भी इस तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकती है थ्रू आवर बैंक। वो अगर बैंक के साथ ही ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो बच सकती है। तो हम लोग कैटर कर रहे हैं कॉर्पोरेट कस्टमर्स को, उसको और ऑप्शंस दे रहे हैं हमारे साथ बिजनेस करने का। और तीसरा, इसका क्या यूज है? इसका यूज है टू ट्रेड। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये ट्रेड में ही काम आ रहा है। तो ये ट्रेड करने के लिए भी है। और अब जैसे ये फॉरवर्ड फ्यूचर को, जो हम लोग ये फॉरवर्ड फ्यूचर की है, इसको भी हम लोग स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। दूसरे का फॉरवर्ड फ्यूचर खरीद सकते हैं, अपना फॉरवर्ड फ्यूचर बेच सकते हैं। तो वो ट्रेड भी कर सकते हैं। वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव दो तरह का होता है। एक ओटीसी होता है, दैट इज ओवर द काउंटर। एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। अब हम लोग देखेंगे ओवर द काउंटर क्या होता है। जब जब सबसे पहले कोई चीज आता है, वो थ्रू द प्राइमरी डीलर्स, वो होता है ओवर द काउंटर। अगर आप एग्जांपल समझे, जैसे आप कार खरीदने जाए, तो वो सबसे पहले आप कहाँ से शोरूम जाते हो। शोरूम से आप वो
कार खरीदते हो, तो वो एक तरह से एग्जाम्पल हो गया ओवर द काउंटर। और वही कार जब आपको फ्यूचर में बेचना हो तो आप ओएलएक्स में डाल देते हो, तो वो ऑनलाइन एक्सचेंज एक तरह से हो गया, तो वो फिर कहलाएगा एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। तो ये एक तरह से एग्जांपल देके मैंने समझा दिया। तो कोई भी जो ये जितने भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एक फॉरवर्ड होता है, एक फ्यूचर होता है, एक ऑप्शंस होता है, एक स्वैप होता है। तो ये जब भी रिसेंटली न्यू आए तो वो एक तरह से ओटीसी से आता है, दैट इज ओवर द काउंटर से आता है। अब जैसे हम लोग बैंक के साथ ये एग्रीमेंट किए, तो ये बैंक एग्रीमेंट जो हुआ वो काउंटर से ही बना ना, काउंटर में बना, तो ये ओटीसी कहलाएगा। और यही इसी को अगर हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में ले जाए और खरीद बिक्री इसका करने लगे तो वो एक तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोनों में ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या है? ओटीसी कम लिक्विड होता है, ये ज़्यादा लिक्विड होता है। और एक्सचेंज ट्रेडेड को हमेशा कैश सेटलमेंट किया जाता है, मगर ओवर द काउंटर में कोई प्रोडक्ट है अगर इसमें लिखा हुआ तो वो प्रोडक्ट से भी उसको डील कर सकते हैं, मतलब उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स आर इजी टू बाई एंड ट्रेड, बट ओवर द काउंटर में बहुत सारे प्रोसीड्योर्स होते हैं। और एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट ये साइज स्टैंडर्डाइज्ड होती है, मतलब फिक्स होता है कि 100 बेचना है या 200 बेचना है, मगर ओवर द काउंटर में फिक्स नहीं होता है। और एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है, आपको पता होगा, आपको दिखेगा स्क्रीन में कि क्या प्राइस है, मगर ओवर द काउंटर में आप वहां जाओगे, डील करोगे, नेगोशिएट करोगे, तब पता चलेगा। तो ये होता है डिफरेंस। अब हम लोग डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स देखेंगे। एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है फ्यूचर। फॉरवर्ड और फ्यूचर में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था डिफरेंस, इस बार भी बता देता हूँ। जैसे कोई दो पार्टी है, वो दोनों एक दूसरे से एग्रीमेंट किए कि एक पार्टिकुलर 3 मंथ के बाद तुम कुछ इतना, मतलब फिक्स रहता है, सब कुछ लिखा रहता है कि आप इतना अमाउंट लेके आप इतना क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमारे यहाँ भिजवा देंगे। तो इसमें क्या होता था कि अगर एक पार्टी धोखा दे दिया, मान लीजिए ये सामान पहुंचा दिया, पैसा ही नहीं दिया, तो फिर क्या होता? तो ये फॉरवर्ड था। तो इसी का एडवांस वर्जन लाने के लिए फ्यूचर आया, जो कि सेम था। इसमें भी दो पार्टी एक दूसरे के साथ डील करेगी, मगर थ्रू द थर्ड पार्टी, विच इज नाउ कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज। ये इंश्योर करेगी कि आपका पैसा यहाँ पे आए तो इस पे जाए, और इसका सामान यहाँ पे आए तो इस पे जाए। तो ये जो थर्ड पार्टी जो सबका ठेका लेगी, ये कमीशन खाएगी, इससे भी इससे भी। तो ये हुआ फ्यूचर। तो यहाँ जो था काउंटर पार्टी रिस्क, अगर एक भाग गया तो दूसरा कहाँ उसको ढूंढने जाएगा? यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क नहीं आएगी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज सब कुछ इंश्योर करेगी। अगर ये भाग भी गया तो स्टॉक एक्सचेंज उसको रिपे करेगी। ये होता है फॉरवर्ड फ्यूचर। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शंस। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस में होता है कि ये आपको राइट्स देता है टू बाई और सेल, मगर आपको मैंडेटरी नहीं है। मतलब जैसे कि आज, तो इसको हम लोग पहले देखेंगे एग्जांपल से ऑप्शंस क्या होता है। जैसे अगर फॉरवर्ड या फ्यूचर में क्या होता था कि अगर आज 100 रुपये का N95 मास्क है आपके पास, और आपने 3 महीने बाद किसी के साथ डील कर लिया कि मैं इसको 110 रुपये में बेच दूंगा आपको 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद इट डजेंट मैटर कि मार्केट में इसका प्राइस क्या है, आपको 110 रुपया में बेचना ही बेचना है। आप ये बाउंड हो गए, ठीक है। ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। ऑप्शंस में अगर आपके पास 100 रुपये का N95 मास्क है, ठीक है, और आपने किसी सेकंड पार्टी के साथ ऑप्शन डीलिंग की है, फॉरवर्ड या फ्यूचर नहीं किया है। ऑप्शन डीलिंग में आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर फ्यूचर में अपने ऑप्शंस में ये लिखा कि मैं 110 रुपये में आपको बेचूंगा, ठीक है। फॉरवर्ड में भी लिखा था कि मैं आपको 110 रुपया में बेचूंगा, मगर 3 महीने बाद जब आता है फॉरवर्ड में आपको देना ही देना है, मगर यहाँ आपके पास ऑप्शन रहेगा। कैसे ऑप्शन रहेगा देखते हैं। अब ऑप्शंस में लिखा हुआ 110 रुपया होगा तो मैं आपको 3 महीने बाद आपको दूंगा, मगर क्या होता है कि मार्केट में इस N95 का मास्क का दाम 150 रुपया हो जाता है। अगर 150 हो गया तो आप ये ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे और बोलेंगे कि मैं आपको नहीं बेचूंगा। ये होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप बेच भी सकते हो, नहीं भी। अगर आपको फायदा हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप 110 में इसको देंगे तो आपको 10 रुपये का फायदा है, मगर मार्केट में 150 रुपया दाम है, तो आप 150 वाले में बेचोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि आप बेच सकते हो या ना बेच सकते हो। तो आप 150 में बेचोगे तो ये एक तरह से ऑप्शंस हुआ। अगर मार्केट में मान लीजिए 95 रुपीज़ का ही मास्क है,
या 90 रुपीज़ का ही मास्क है, तो आप क्या करोगे, आप बेच दोगे, क्योंकि इसमें मार्केट में आप बेचने जाओगे तो 90 रुपीज़ का ही आपको फ़ायदा होगा, मगर यहाँ पे आप बेचोगे, आपका डील है 110 रुपये का, तो आप ये एक्सरसाइज करके 110 रुपये में बेच दोगे। तो यही डिफरेंस है बेचने का या ना बेचने का, ऑप्शंस में यही फ़ायदा होता है। मगर इसमें जो ऑप्शंस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उस ऑप्शंस का एक प्रीमियम चार्ज होता है, जो कि आपको देना ही देना होता है, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब समझ गए ये चीज़। अब ऑप्शंस में दो तरह की चीज़ होती है, एक होता है कॉल ऑप्शंस, एक होता है पुट ऑप्शंस। तो जब भी आप कुछ बाय कर रहे हो तब आप कॉल ऑप्शंस का एक्सरसाइज करोगे, मतलब आपको कॉल लेना है कि आप खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो। अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप खरीदोगे, नहीं फायदा होगा तो नहीं खरीदोगे। वैसे ही अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आपके पास पुट ऑप्शन होता है, मतलब आपको डिसाइड करना है कि आप बेचोगे कि नहीं बेचोगे। अगर आपको फायदा होगा बेचोगे, नहीं फायदा होगा तो नहीं बेचोगे। तो ये होता है कॉल और पुट ऑप्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्वैप्स। स्वैप्स थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, स्वैप्स होता क्या है। स्वैप्स दो तरह का होता है, एक तो इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट एक दूसरे से अदला बदली होता है। अदला बदली का मतलब अगर कोई फिक्स्ड रेट पे लोन लिया है या फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया है, तो वो दोनों अपना रेट को एक्सचेंज करके एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकता है। तो ये होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। एक होता है करेंसी स्वैप। अगर एक कंट्री जैसे इंडिया, करेंसी स्वैप, आरबीआई भी करेंसी स्वैप बहुत ज़्यादा कर रही थी कुछ महीने पहले फ्रॉम द जापान। तो इसमें करेंसी स्वैप में क्या होता है कि एक कंट्री की करेंसी हम दूसरे कंट्री, मतलब अपने ओन कंट्री से स्वैप करते हैं। तो वो कैसे करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है, वो अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अब जैसे पहले हम इंटरेस्ट रेट स्वैप देखते हैं। जैसे कोई कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। इस कंपनी ए की रेटिंग AAA है और ये कंपनी बी की रेटिंग AA है। और जब भी ये ए कंपनी कहीं लोन लेने जाएगी तो बोला जाएगा कि आपको हम फिक्स्ड या फ्लोटिंग दोनों रेट बताएगी। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि हर, मतलब जैसे जैसे रेपो या एक्सटर्नल बेंचमार्क चेंज होती है, ये फ्लोटिंग रेट भी वैसे वैसे चेंज होगी। फ्लोटिंग का ये फायदा, फिक्स्ड मतलब एक बार फिक्स तो उतना ही आपको लोन देना पड़ेगा। तो जैसे ये जो AAA रेटिंग है, इसकी रेटिंग अच्छी है, तो इसको फिक्स्ड रेट 10% पे मिल रहा है। फ्लोटिंग मान लीजिए MCLR प्लस 2% है। और ये जो बी कंपनी है इसके डबल रेटिंग है, रेटिंग इसके इससे कम है, तो इसको कोई भी बैंक थोड़ा ज़्यादा परसेंट पे लोन देगी, 12% पे। और इसका फ्लोटिंग कितना होगा, MCLR प्लस 2.5%। जब भी फ्लोटिंग रेट होती है वो एक बेंचमार्क से ही डिफाइन होती है। तो ये टोटल सिनेरियो हुआ। अब क्या हुआ फ्यूचर में, जैसे ए कंपनी को लग रहा है कि हमारा फ्लोटिंग MCLR बहुत नीचे गिरने वाला है, ठीक है, मगर बी कंपनी को लग रहा है ये MCLR बहुत बढ़ने वाला है। और एट द पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम द स्टार्ट, द मतलब स्टार्टिंग में ही ए ने बोला था कि जैसे अभी एट प्रेजेंट MCLR, जब उसने लोन लिया था MCLR 9% था, तो ये फिक्स्ड इसको 10% पे मिल रहा था और ये 11% पे था। वैसे ही फिक्स्ड इसका 12% था इसका, और फ्लोटिंग 11.5% था। तो जो कम रेट होता है तो लोग वो ले लेते हैं। अब इसका जो कम रेट था फ्लोटिंग, इसने फ्लोटिंग पे लोन उठाया, इसने फिक्स्ड पे लोन उठाया। अब MCLR ए को लग रहा है कि आगे जाके MCLR घट जाएगी और बी को लग रहा है कि आगे जाके MCLR बढ़ जाएगी। तो दोनों को लग रहा है कि अब मुझे, मतलब इसने फ्लोटिंग पे लिया था तो अब ये चाहता है कि मैं फिक्स्ड पे स्विच कर जाऊं, और इसने फिक्स पे लिया था, ये चाहता है फ्लोटिंग पे स्विच कर जाऊं। तो दोनों किसी एक थर्ड पार्टी के पास आएगी, बोलेगी कि मुझे ऐसा कोई बंदा ढूंढ के दो जो ये चाहता हो, ये बोलेगी मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढ के दो जो ये चाहता हो, और दोनों एक दूसरे को ढूंढ के अपना इंटरेस्ट रेट स्वैप करवा लेगी। इससे इसको भी फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। ये अब हम लोग स्वैप देख लिए, ये था इंटरेस्ट रेट स्वैप। अब हम लोग देखेंगे एक नया तरह का स्वैप जिसको बोलते हैं करेंसी स्वैप। अब ये करेंसी स्वैप क्या होता है देखते हैं, इजी एग्जांपल देके हम लोग समझेंगे। अब जैसे यहाँ पे टाटा कंपनी है इंडिया, ये इंडिया है और ये जापान है। अब ये इंडिया है, टाटा कंपनी है, ये जापान में भी कोई ना कोई बिजनेस, जैसे टाटा स्टील की बिजनेस करती है।
अब यहाँ जापान है, जापान का होंडा कंपनी है, उसका एक होंडा सब्सिडियरी है जो यहाँ पे बिजनेस करता है। अब इस होंडा को यहाँ पे लोन चाहिए, इसको लोन मिल रहा है 14% में। जैसे इंडिया में क्या होता है, बाहर की कंपनी को हम लोग हाई रेट पे इंटरेस्ट लोन देते हैं, वैसे ही जापान में हमारे इंडियन कंपनी को हाई रेट पे लोन मिलता होगा। मान लीजिए यहाँ पे होंडा को अगर लोन चाहिए तो वो 6% पे ही मिल जाएगा वहाँ के बैंक से, मगर टाटा स्टील को 8% पे मिलेगा। वैसे यहाँ पे अगर टाटा लोन लेने जाए तो 12% पे ही मिल जाएगा, होंडा को यहाँ पे 14% पे लोन मिलेगा। तो ये दोनों को, अगर ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर ले और ये जो है अपने कंट्री में टाटा स्टील को लोन दिलवा दे, मतलब अपने लोन लेके 6% पे टाटा स्टील को 6% पे ही लोन दिला दे, तो यहाँ पे 2% का इसको फायदा होगा। वैसे यहाँ पे टाटा खुद लोन लेके होंडा को लोन दे दे 12% पे, जो कि 14% पे अगर होंडा लेने जाता तो 14 पे मिलता, तो ये 2% का यहाँ पे इसको फायदा होगा। तो ये फायदा जो होती है इसी को करेंसी स्वैप बोलते हैं। तो अब ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना कंपनी टू कंपनी बहुत ही कम्बरसम है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है किसी ऐसा बंदे को ढूंढना जिसको लोन चाहिए। तो वो एक थर्ड पार्टी के पास जाएगी जो कि बैंक होती है, ये सारा कुछ फैसिलिटेट करेगी, सारा ट्रांजैक्शन सब कुछ ये फैसिलिटेट करके ये जो प्रोसीज्योर है इसको पूरा करके कंप्लीट करा देगी। तो ये हम लोग समझ गए करेंसी स्वैप्स। अब हम लोग देखते हैं कि आगे की क्वेश्चंस। So the first question, if a bank's treasury is buying a stock which is highly sensitive to the market movements, the banks can sell dash as an index as an insurance against fall in the stock prices। तो ये क्वेश्चंस बोल रहा है कि बैंक की जो ट्रेजरी है वो स्टॉक खरीदना चाह रही है, तो वो जैसे कि स्टॉक बहुत हाईली सेंसिटिव होता है मार्केट के, तो बैंक को सेल करना है अगर, तो वो अगर इंश्योरेंस करेगी, तो हमें पता है कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का क्या काम है, हेजिंग करना, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये जो स्टॉक हम बैंक सोच रही है खरीदने का, तो उसको हेज करने के लिए उसका एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो हमारे स्टॉक को ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करने पर रोके। तो उसका जो प्रोडक्ट का नाम होता है वो इंडेक्स फ्यूचर्स कहलाता है। नाम सही है, स्टॉक हमेशा इंडेक्स पे ही ऊपर नीचे करती है, तो इंडेक्स फ्यूचर्स अगर एग्रीमेंट हम लोग कर लिए तो हमारे स्टॉक प्राइस का दाम हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फिम्डा और फेडाई दैट डिटरमाइंड मार्केट रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट एंड अदर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। ये फेडाई और फिम्डा, फेडाई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जो होती है ये सारा कोड और कंडक्ट बताती है कि आपको कैसे ट्रांजैक्ट करना है, कितना ट्रांजैक्ट करना है, मतलब हमारे कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है। तो ये सब फेडाई बताती है और ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। और ये जो फेडाई और फिम्डा है ये सिर्फ रेगुलेटरी एजेंसी है, मतलब कोई एसोसिएशन, बहुत सारी ऑथराइज डीलर वाली एसोसिएशन मिलके ये बना दी है और इसका एक कोड ऑफ कंडक्ट इन लोग बना के एक दूसरे पे बांट दिया है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, फिम्डा का फुल फॉर्म आप खुद देखना नेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपीवी क्या होता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल्स दैट इज फॉर्म टू हैंडल सिक्योरिटी पेपर एक्सक्लूसिवली ऑन बिहाफ ऑफ द स्पॉन्सरिंग बैंक इज कॉल्ड। जैसे कि कोई भी आप गवर्नमेंट का सुनते होंगे कि एसपीवी बना दिया गया है, तो वो क्या होता है? जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है उसको रन करने के लिए एक डिफरेंट चीज ही तैयार कर दिया जाता है, मतलब डिफरेंट कमिटी या डिफरेंट कंपनी। तो उस जो सेपरेट कंपनी बना दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। तो इंडिया बैंकिंग में सिक्योरिटी पेपर को हैंडल करने के लिए एसपीवी बनाया जाता है। जैसे अब सिक्योरिटाइजेशन ही होता है, उसके लिए क्या होता है? आपने सरफेसी पढ़ा होगा, तो उसमें भी एक ये एसपीवी बनाया जाता है, उसी को सारा लोन दे दिया जाता है, वही लोन को बांट के सबको बांटने का काम वो एसपीवी का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ ए बैंक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू एब्जॉर्व लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ मार्केट रिस्क। इसको क्या बोलते हैं? इसको रिस्क एपेटाइट बोलते हैं। तो जैसे कोई भी बैंक की कैपेसिटी कैसे डिफाइन होती है, उसके पास कितना रिजर्व्स है, उसके पास कितना कैपिटल है। जैसे एसबीआई हमारा 52 लाख करोड़ की बिजनेस करती है, तो उसके पास बहुत पैसे हैं, तो उसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है। इसलिए जेट एयरवेज जब बिकने वाला था तो गवर्नमेंट ने एसबीआई को आगे किया, तो उसकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है। वो अगर
कुछ नहीं भी मटेरियलाइज होता है जेट एयरवेज में, तो वो ये रिस्क सह लेगा, तो उसको रिस्क एपेटाइट बोलते हैं इस टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट्स टू द रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज इज कॉल्ड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्स दैट इंटेंड टू ट्रेड इन ऑप्शंस प्रोडक्ट्स, ठीक है, शुड मीट विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट। आपको बताया था मैंने कि बैंक को इक्विटीज और ऑप्शंस में डील करना अलाउड नहीं है, मगर कुछ कंडीशंस अगर आरबीआई की वो फुलफिल करे, जैसे अगर कैपिटल मतलब जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत कम है उस बैंक का, तो आरबीआई अलाउ कर सकती है। तो इसका ऑप्शन बी आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंचमार्क यूज्ड फॉर द मीडियम और द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स पढ़े हैं, तो वो उसका इंटरेस्ट रेट कैसे डिफाइन होता है, वो माइफोप के से होता है। ये मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर्ड रेट, इसको यही नाम है, फॉरवर्ड या फ्यूचर ऑफर्ड रेट करके माइफोर होता है। और ये कैसे फाइंड होता है, लाइबोर प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम, लाइबोर में अगर फॉरवर्ड प्रीमियम जोड़ दे तो ये माइफोर निकल के आता है। लाइबोर क्या होता है, लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ये लंदन ये रेट हर मतलब हमेशा ये लाइबोर रेट निकालती है, और यही इसी रेट को ऑल ओवर वर्ल्ड में सब कोई एक तरह का बेंचमार्क मानते हैं। इंडिया में भी एक अलग सा बेंचमार्क है जिसको माइबोर बोलते हैं, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये आपको समझना होगा ये क्वेश्चंस, मतलब ये आपको एज ए फैक्चुअल दिमाग में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज वी आर द ओनली डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन इंडिया मार्केट्स अप टू विच ईयर, 1998। ये फैक्चुअल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन इंडियन रुपी मार्केट स्वैप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड, okay, in Indian rupee market swaps which of the following is permitted, only plain vanilla swaps is permitted। ये क्या होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्वैप होता है, मतलब कोई भी तड़क भड़क इसमें एक्स्ट्रा मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम या कुछ एक्स्ट्रा जो तड़का बोलते हैं वो नहीं लगा के एक सिंपल सा आपको स्कीम दिया जाता है, उसी के थ्रू स्वैप्स होती है। तो ये इंडिया में यही अलाउड है, प्लेन वैनिला स्वैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्लोटिंग रेट, ऑप्शन ए ऑलवेज लिंक्ड विथ बेंचमार्क रेट, यस फ्लोटिंग रेट हम लोग पढ़े थे पहले भी कि फ्लोटिंग रेट क्या होता है, कोई भी एक बेंचमार्क पे ही उसका आधारशील बैठता है और उसी से सब कुछ फाइंड होता है। वाइडली एक्सेप्टेड बाय द मार्केट प्लेयर्स फॉर इट्स ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो ऑप्शन सी दैट इज बोथ ए एंड बी। बेंचमार्क रेट मैंने बता दिया कि एक ऐसा रेट जो रिस्क फ्री रेट होता है डिटरमाइंड बाय द मार्केट। तो इंडिया में बेंचमार्क रेट क्या क्या है, रेपो है, ये रिस्क फ्री भी है क्योंकि आरबीआई देती है, तो ये बेंचमार्क रेट वैसे ही डिफाइन होता है। रेपो है, माइबोर है, लाइबोर से हम लोग बहुत सारा रेट निकालते हैं, तो बेंचमार्क वैसे ही डिफाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ऑप्शंस व्हिच इज एक्सरसाइज्ड एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी डेट इज कॉल्ड अमेरिकन एंड विच कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन द डेट इज कॉल्ड यूरोपियन। ऑप्शंस मैंने बताया था कि ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप ले या ना ले, तो जिस दिन मेच्योर हुआ उसी दिन अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, उसी दिन मार्केट का जो रेट चल रहा है उसी से आप देख के एक्सरसाइज करें, तो वो यूरोपियन में वैसा ऑप्शन चलता है। मगर अमेरिकन में कैसा होता है कि अगर जिस दिन मेच्योर होने वाला उसके पहले जितने भी दिन है, अगर आपको किसी भी दिन आपको लगे कि नहीं मुझे अब ऑप्शन एक्सरसाइज करके मुझे ये लेना ही नहीं है या ले लेना है, तो आप उसको एक्सरसाइज करके ले सकते हैं। तो अमेरिकन और यूरोपियन में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन नॉट बी सोल्ड बट इट कैन बी कैंसल्ड और रोल्ड ओवर, डैश ट्रेडेबल कैन बी सोल्ड व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। तो ये फॉरवर्ड और ऑप्शंस इसका आंसर होगा। तो फिर से पढ़ते हैं, फॉरवर्ड कैन नॉट बी सोल्ड बट इट कैन बी कैंसल्ड और रोल्ड ओवर, ठीक है। ऑप्शंस आर ट्रेडेबल, कैन बी सोल्ड व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, इसका यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्डर ऑफ डैश कॉन्ट्रैक्ट हैज टू नेसेसरीली सेटल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन मैच्योरिटी, ओके, इसका आंसर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसमें नेसेसरीली आपको सेटल करना ही करना है, इसमें आपको ऑप्शंस है नहीं, आप एक्सरसाइज करोगे नहीं, तो आपको सेटल करना है ये फॉरवर्ड को, कॉन्ट्रैक्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर हम लोग पढ़े थे। मार्क टू मार्केट आपको बताया था कि जैसा लास्ट समय में जो चल रहा है उसको अगर शो होता है, वो अगर हम लोग उसको एज मतलब एंडिंग डे के
तहत उसको अगर हम लोग मान ले कि हाँ आज आज के दिन का क्लोजिंग इतना ही हुआ, तो उसको बोले मार्क टू मार्केट, मतलब हर रोज वो चेंज होता है। अब जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज ही है, 3 बजे बंद होती है, तो वो जो जिस पॉइंट पे बंद होती है वहीं से कल शुरुआत होगी, तो वही होता है मार्क टू मार्केट। तो हमारा फ्यूचर भी वैसे ही ट्रेड होता है। नेक्स्ट है मेंबर्स आर टू पे मार्जिन इक्विवेलेंट टू डेली लॉसेस। हाँ, ये फ्यूचर्स में जैसे मैंने बताया था ना आपको कि फ्यूचर का फायदा क्या है कि इसमें स्टॉक एक्सचेंज एक थर्ड पार्टी इसमें आके इंटरवीन करती है और ये इंश्योर कराती है सारा पेमेंट। तो ये क्या करती है कि पहले से ही जब एग्रीमेंट हो जाता है दोनों में, इससे कुछ पैसा लेके अपने पास रख लेती है, इससे कुछ पैसा लेके अपने पास रख लेती है, ताकि और पर डे जितना जो जो जैसे जैसे लॉस में होता है उसके उतना उतना लॉस का अमाउंट डिडक्ट करते चली जाती है। तो ये काम भी हमारा फ्यूचर में ये करती है स्टॉक एक्सचेंज। तो मेंबर्स आर टू पे मार्जिन, तो इसको मार्जिन मनी बोलते हैं, जो मनी एग्रीमेंट के बाद दिया जाता है, सो दैट कि स्टॉक एक्सचेंज के पास कुछ क्वेश्चन हो और वो जो लॉस हो किसी का भी उससे डिडक्ट कर ले, तो वो मार्जिन मनी कहलाता है। नेक्स्ट, एक्सचेंज इज काउंटर पार्टी। हाँ ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े हैं। तो ऑप्शन डी इज कैन बी सोल्ड थ्रू मेंबर्स ऑफ एक्सचेंज। यस, क्योंकि ब्रोकर से ही सारा एक्सचेंज होता है कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफडी कैन बी विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी और अ टर्म लोन वेयर प्रीपेमेंट इज परमिटेड टू द कस्टमर्स इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज एम्बेडेड ऑप्शंस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको एम्बेडेड ऑप्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, stock exchange guarantees all trades routed through its members, and in case of default or insolvency of any members, exchange will meet the payment obligations from its, ये आपको फैक्चुअल है, दिमाग में रखना पड़ेगा, ट्रेड प्रोटेक्शन फंड। तो आज हमारा ये मॉड्यूल सी समाप्त। अब आपको रिवीजन करना है। आप जितना ये सुनोगे, आप ट्रस्ट करो, आपको आपका स्कोर उतना बढ़ेगा। और आप जितना प्रैक्टिस करोगे सुनने के बाद, अगर आप बुक पढ़ लिए तो मैं गारंटी बताता हूँ कि आपका फर्स्ट डिवीज़न आएगा, जो कि आपको ट्राई करना चाहिए। हम लोग को अगर मेहनत कर ही रहे तो हम लोग अच्छा पाने के लिए मेहनत करना चाहिए। तो आपका टारगेट वही होना चाहिए और आपको कार्यरत और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। आपको ये वीडियोस बार बार सुन के आपको ये सब कुछ याद होने लगेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू। प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़। Thank you.